अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि मेरा पहले लेडीज है, इसके पहले भी मैं आया हूँ और इसी हॉल में चुनाव के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपने कई लोग उसमें थे, अच्छे से कवर भी किए। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद पहली विजिट मिली है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिसर्स, जो प्रेजेंट ऑफिसर्स हैं, डीसीपी प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी की पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ों को विस्तार से बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल बातचीत। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके ग्रांसर्स हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी रहा है, उन तमाम चीज़ों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इन 4 इशूज़ को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल किए हैं। एक तो मुझे आज यहाँ पे और आज यहाँ पे उनके बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 दिन असल में मुझे दिल्ली में रहना था, 3 साल को भी दिल्ली में रहना था कल और आज, क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की, फिर से जिस तरीके से सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी जी का अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको देखिए काफ़ी प्रोटेस्टों पर चल रही, काफ़ी पार्टी वर्कर्स लगे हुए, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और उन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप पर लेना चाहिए। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल के इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना, ये कोशिश कर रहे हैं। ये पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 80 साल होने आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्ड्रेड हुआ है, ना पैसा दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी की है, ना प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हुई है, ना कोई मनी ट्रेल। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दिए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक कि सैलरीज नहीं ले रहे, मीटिंग में जो बैठे सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे, कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा कैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है, पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रेड ही नहीं है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के 3 सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग से, इनके नाकामयाबियां हैं, जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, और बिल में जिस तरह से बैकलूप में थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आ रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर को जो खत्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में, पोंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री के लिए जो मेसर किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जरिए जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के को लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से एजेंडा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं रहे, उनके खिलाफ खड़े रहे, उनके खिलाफ लड़ते रहे,
उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और गांधी तो डरेगी ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी, पीछे हटेंगे भी, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा इंडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी। ये अब दूसरी बात जो है, आपको बताया कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के ऊपर, ये भी पहली बार ऐसा होगा। पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा मोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्त के खिलाफ बोलो बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू का मैं इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशन को अकोमोडेट किया गया है। मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ जो भाजपा के जो एमपीज थे, उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट किए होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरी जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, उसको किसी चीज को उसके ऊपर ध्यान में नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल खड़े किए और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए। उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं। ना ही अमित शाह जी दिए, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर दिए, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर थे, कोई भी उसका जवाब नहीं। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कन्फ्यूजन ही जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो। जो जवाब नहीं आ रहा था, उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किया, उसी तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आज दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसको, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें बॉम्बे यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई सभी की नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है, ये बोर्ड्स और काउंसिल को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा, उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है, एक हिसाब से स्टे ही है पूरे बिल में, कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता है, हम कोई अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाया थे, मिसइन्फॉर्मेशन फैलाया थे, तो उसको लेकर जवाब होते तो इनको लिखित में हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उसमें भी बैकफुट पे हम लोग, क्योंकि गुजरात में राष्ट्रीय लेवल से कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का काम शुरू किया, हमारा एआईसीसी सेशन हुआ, कई हमारे प्रोग्राम्स हमें चल रहे हैं, बिहार का चुनाव आने वाला है, बहुत पे बैकफुट पे वो जा रहे हैं लगातार, तो आप उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये अमेंडमेंट का पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया। ये दो बड़े मसले नेशनल लेवल के हैं। अब स्टेट पे आऊंगा तो चुनाव के डर में आपके सामने था, मैंने कई आप लोगों ने कवर भी किया, इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोली, ये 8-9 साल है, जितने भी साल सरकार और गवर्नर दूसरा, उसमें जितने आंधियां और स्टेट रूट की जो मांग है, ये 2 बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर 1 जो स्टेट रूट की उन्होंने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेट रूट को देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेट रूट देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट रूट जो स्टेटस दिए, हिमाचल प्रदेश में दिए, आसाम में दिए, मेघालय दिए, मणिपुर दिए, उस तरीके से
थोड़ा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए, ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क हमें करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, फाइनेंशियल पैकेज करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। अब ये सरकार में इलेक्शन हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोalition की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेट फूड देने में डिले क्यों कर रहे हैं? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेट फूड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहाँ पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ उसके लिए लड़ते रहेंगे, और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि स्टेट फूड का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे और स्टेट फूड देने के लिए।